सभी को नमस्कार। मैं हूँ सोनल गोयल। मैं हूँ आईएएस ऑफिसर 2008 बैच और आज मैं आपके साथ में जुड़ी हूँ। बहुत दिनों बाद मैं इंस्टाग्राम लाइव सेशन कर रही हूँ और मेरा जो थीम है जो मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है स्ट्रैटेजी टू क्लियर द यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो जैसे ही मेरे साथ में यंग फ्रेंड्स जुड़ रहे हैं तो मैं 2 मिनट के लिए वेट करूंगी कि मैं इन फ्रेमवर्क किस फ्रेमवर्क से जोड़ते हुए अपना टॉक शेड्यूल। उसके साथ साथ मैं फ्रेंड्स ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के जो बाकी भी वीडियोस हैं वो मेरा एक यूट्यूब चैनल है बाय द नेम ऑफ सोनल गोयल आईएएस। वहाँ पे भी सारे वीडियोस आर्काइव्स रहते हैं, तो वहाँ जाके भी आप लोग उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो सभी को मैं दोबारा से वेलकम करती हूँ। मैं अगर अपने बारे में ब्रीफली बताऊँ तो मैं पानीपत हरियाणा से बिलोंग करती हूँ और सिविल सर्विसेज की परीक्षा 2008 में मैंने क्लियर किया और अपनी जर्नी में बीच में थोड़ा सा बताऊंगी। स्टार्टिंग अब करते हैं, जो टॉपिक है स्ट्रैटेजी टू क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। शुरुआत में मैं स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूंगी और फिर बाद में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कुछ क्वेश्चंस जो व्यूअर्स के आए होंगे उन क्वेश्चंस को भी मैं रिस्पॉन्ड करने का प्रयास करूंगी। सबको नहीं कर पाऊंगी लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन मैं ज़रूर टेकअप करूंगी आफ्टर आई कंप्लीट माय डेलिब्रेशन। तो फ्रेंड्स, जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज चाहे यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है या स्टेट सिविल सर्विसेज हैं, आज भी अपने आप में बहुत टफ एग्जामिनेशंस माने जाते हैं। और विशेष रूप से सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम यूपीएससी जो कंडक्ट करता है नेशनल लेवल पे जो होता है, उसको इंडिया में वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, जिसमें लगभग अगर आज का रिसेंटली हम डेटा देखें तो 10 लाख से अधिक एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स का फॉर्म फिल करते हैं और उसके बाद में जो प्रोसीजर है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, उसको पार करते हुए जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है तो उनका नंबर होता है कुछ हंड्रेड्स में। इट मे बी टोटल 1000, 1100 और इवन लेसर देन दैट। तो आप देखें तो इसमें परसेंटेज नॉट इवन 1% है। ठीक है, तो जब आप इसके बारे में सोच रहे हैं सिविल सर्विसेज देना है तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं। वाई इज़ इट दैट यू वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज। आपका बर्निंग एम और पर्पस इस एग्ज़ाम को देने का क्या है। तो इस सर्विस के साथ बहुत सारी अच्छी चीज़ें जुड़ी हैं कि आपको एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, एक सोसाइटी में कैरिस्मा है, साथ ही साथ में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों के साथ जुड़ के उनके लिए काम कर पाएँ। यू गेट अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द पीपल एंड ऑल्सो सर्व द सोसाइटी, सर्व द मासेस, कंट्री के लिए कुछ कर पाएँ। साथ ही साथ में जॉब की कंटेंटमेंट है, कंटेंटमेंट फीलिंग, सेटिस्फेक्शन रहती है। जॉब डाइवर्सिटी है, आप कभी रूरल एरिया में काम करते हैं, कभी अर्बन एरिया में काम करते हैं, कभी किसी विभाग में काम करते हैं, कभी किसी और विभाग में काम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप लोगों की लाइफ तक डायरेक्टली इस सर्विस के थ्रू पहुंच सकते हो बहुत ही कम एज में। और ये जो अपॉर्चुनिटी जो इसके द्वारा दी जाती है वो और भी किसी प्लेटफॉर्म में आज भी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरीके से इसकी अच्छाइयाँ हैं, लेकिन इसके साथ साथ चैलेंजेस क्या हैं। चैलेंजेस ऑफ कोर्स ये है कि फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं इस जॉब में। आपकी पहली तो बात यह है कि सिलेक्शन के बाद कौन सी सर्विस मिलेगी, वो सर्विस हमें नहीं पता कौन सी सर्विस मिलेगी। उसके बाद क्या कार्डर्स में एलोकेट होंगे, उसके बाद आपका पोस्टिंग होगा। और ट्रांसफ़र्स एक ऐसा इशू है कि ट्रांसफ़र्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं और यू एक्चुअली कैन नॉट मैनेज योर पोस्टिंग्स, तो वो करना भी नहीं चाहिए। तो ये एक इशू है। पॉलिटिकल इंटरवेंशंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस भी होते हैं। अनस्टेबल फैमिली लाइफ ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स,
और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें मीडिया है, जुडिशरी है, बाकी सर्विसेज हैं, सिविल सोसाइटी है, एनजीओज हैं और वहाँ के लोग हैं, सिटीजन्स एट लार्ज हैं, जिसमें कि एक ऑफिसर को काम करना होता है। तो ये एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जिसमें अधिकारी को काम करना है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने माइंड में ये क्लियर रखें कि व्हाट इज़ योर रीज़न टू जॉइन सिविल सर्विसेज। आपका कारण क्या है, आपका एम क्या है, आपका लक्ष्य क्या है सिविल सर्विसेज में आने का। और ये जो लक्ष्य है कि मुझे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, यही आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगा, यही आपको आगे मोटिवेट करेगा। और आपकी जो स्टोरी, आपकी जो पूरी प्रिपरेशन की जो प्रोसेस है, उसमें जो लो फेजेस आएंगे, प्रिपरेशन के लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन आएंगे, तो उसमें आपकी मदद करेगा। तो अगर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आपके मन में ये ख्याल आया कि आपको सिविल सर्विसेज का देना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात 2-3 है कि आपको तैयारी कब से शुरू करनी है। आप इस वक्त स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, या कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हैं, या कोई जॉब कर रहे हैं, तो आप कब से तैयारी करें। और दूसरी बात, जब से तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप कैसे बैलेंस आउट करते हो, कितना टाइम आप लगा सकते हो, और साथ ही साथ में आपका प्लान बी क्या है। मैं हमेशा से एस्पिरेंट्स को एक बात सजेस्ट करती हूँ कि ज़िंदगी में प्लान बी होना बहुत आवश्यक है। ये प्लान बी इसलिए नहीं मैं बोलती कि आप सक्सेस नहीं पाओगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी अगर मेहनत करोगे, लेकिन फिर भी क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है और आप अपने यूथ के प्राइम ईयर्स इन्वेस्ट करते हो इस तैयारी में, तो ये एक माइंड में होना चाहिए कि अगर मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन तो मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी। क्योंकि आप अपनी एनर्जी, रिसोर्सेज, टाइम, मनी सब कुछ 2 से 3 साल के लिए इसमें तैयारी में लगा रहे हो, और ये तैयारी इतनी अच्छी इस तरीके से है कि आपकी वो नॉलेज इतना देती है, आपका एक ओरिएंटेशन, एक आउटलुक चेंज करती है। तो इसको कहाँ कैसे फ्यूचर में इन्वेस्ट करोगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में फीमेल्स के लिए मैं ज़रूर ये बात बोलना चाहूँगी कि महिलाओं को, लड़कियों को आत्मनिर्भर, आत्मसक्षम, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए वो तो ज़रूर सोचें कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये कुछ बातें थी कि आपको क्यों करना है, कब करना है, और करना है तो माइंड में और क्या फॉल बैक करियर ऑप्शन होना चाहिए। मैं ब्रीफली अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूँगी। मैं ग्रेजुएशन में थी और मैं सिविल सर्विसेज का बारे में मैंने पढ़ा, तो मैं 3rd ईयर में ग्रेजुएशन में थी और साथ में मैं CS का भी एग्ज़ाम दे रही थी। तो जब ये एग्ज़ाम के बारे में मैंने पढ़ा, एक मैगज़ीन में पढ़ा, तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे ये एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मैं बिलोंग करती हूँ पानीपत ज़िले से, जो कि हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट है, और बिजनेस क्लास फैमिली है। मेरे फादर हालांकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो उनको एजुकेशन की रेलेवेंस पता थी, तो उन्होंने हमेशा हमारी पढ़ाई को सपोर्ट किया। लेकिन जब ये बात डिस्कस हुई तो इनिशियली एक्सेप्टेंस नहीं हुई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आए मेरे पेरेंट्स के, स्पेशली मेरे फादर के मन में, कि सबसे पहला तो एक करियर मैंने प्लान सोचा था कि मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगी या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाऊंगी, या अपना खुद का प्रैक्टिस एज CS मैं इस्टेब्लिश करूंगी, तो उससे शिफ्ट था। दूसरा ये कि तैयारी के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था, हमारी फैमिली में कभी किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, और अटेम्प्ट करने के बाद भी कितने साल में तैयारी करूंगी, कितने साल में सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद कौन सी सर्विस मिलेगी, क्या रैंक आएगी, सर्विस के बाद में कहाँ पे पोस्टिंग होगी, क्या कार्डर मिलेगा, और फैमिली लाइफ कैसे सेटल करूँगी, मोर सो बीइंग अ फीमेल। तो ये सब उनके माइंड में आया। तो लेकिन जब मैं 5-6 महीने हमारा कांस्टेंट डायलॉग डिस्कशन हुआ, तो वो लोग एग्री किए, वो माने। लेकिन मेरे फादर ने एक एडवाइस दी कि आप अपना प्लान बी ज़रूर रखिए। तो प्लान बी का मतलब उन्होंने ये बताया कि अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो आप क्या करोगे, क्योंकि इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, आप अर्न नहीं कर रहे हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते हो, तो उसका फ़ायदा नहीं। तो मैंने पापा की एडवाइस मानी, और
फिर मैंने क्या किया, 2003 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, 2004 में जून में मेरा CS कंप्लीट हुआ, और उसके साथ साथ मैंने फिर उसके बाद में मैंने LLB में एडमिशन लिया, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी में LLB में एडमिशन लिया। उसके साथ साथ मैंने अपनी CS की पार्ट टाइम जॉब शुरू करी। मुझे लगा कि मुझे कुछ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए और कुछ मुझे एक्सपीरियंस भी आना चाहिए जॉब का, और उसी साल में मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करी। तो 2004 से 2007 तक ये 3 चीज़ें पैरेलल चली मेरी लाइफ में। सिविल सर्विसेज की तैयारी फोकस था, साथ ही साथ में मैं लॉ की भी क्लासेस कर रही थी, और साथ ही साथ में मेरा पार्ट टाइम जॉब भी चल रहा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया 2006 में, जिसमें मैंने प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, लेकिन मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं आया। तो इंटरव्यू कॉल नहीं आया तो मैं बहुत ही हताश हो गई, बहुत डिमोटिवेटेड हो गई कि आगे कैसे होगा भी या नहीं होगा। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, आई हैव टू गिव माई बेस्ट। तो मैंने ये जो सेकंड अटेम्प्ट था, इसमें मैंने ये सोचा कि मेरी जो भी एनर्जी, मेरे जो भी एफर्ट्स मैं दे सकती हूँ वो मैं दूंगी, और जितना मैं कर सकती हूँ वो मैं प्रयास करूँगी। तो मैंने 2007 में पेपर लिखा, और क्योंकि मैंने मेंस पहले लिखा था तो मेरे को अपनी कमियां भी पता लगी कि मेरे मार्क्स कम क्यों रहे वहाँ पे। तो उसमें फिर मेरा मैंने एग्ज़ाम दिया 2007 में, और 2008 में हमारा मई 2008 में रिजल्ट आया, और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड ऑल इंडिया रैंक 13th थी मेरी। तो बहुत ही सुखद पल था, बहुत इमोशनल मोमेंट था, आज भी मुझे याद है। तो मेरी जो जर्नी रही काफ़ी मतलब ऊपर अप्स एंड डाउन्स की रही, और उसके बाद में जब सिलेक्शन हुआ फिर मेरी मीनवाइल LLB भी कंप्लीट हो गई थी, और फिर मैंने मसूरी अकेडमी ट्रेनिंग के लिए लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ज्वाइन किया। वहाँ अकेडमी जाने के बाद डाइवर्स बैकग्राउंड से आए हुए मेरे बैचमेट से मुलाकात हुई, इंटेलिजेंट, बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल को फेस करते हुए, हर एक ऑफिसर की एक अपनी स्टोरी, एक लाइफ स्टोरी, बहुत ही इंस्पायरिंग, उन सबसे मिलने का मौका मिला। फिर हमारे कार्डर्स एलोकेट हुए और मुझे त्रिपुरा कैडर मिला, और त्रिपुरा में फिर मैंने 2009 में मैंने ज्वाइन किया, और मोर देन 7 years आई वर्क इन त्रिपुरा, और वहाँ सारी फील्ड पोस्टिंग्स रही, रिमोट एरियाज़ में काम किया, हम लोग फील्ड विजिट्स पे जाते थे, पैदल चलते थे। और उसके बाद फिर मैं हरियाणा ही इंटर कार्डर डेपुटेशन, मेरी 4 साल का टेन्योर रहा, और अब मैं बैक टू त्रिपुरा हूँ, बट पोस्टिंग मेरी दिल्ली में है। आई एम दी रेजिडेंट कमिश्नर ऑफ त्रिपुरा भवन। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही। तो बहुत कुछ मैंने सीखा सिविल सर्विसेज में आने के बाद, बहुत कुछ सीखा, और कुछ चीज़ें फ्रेंड्स, अब क्योंकि मैं जैसे कमेंट्स भी देख रही हूँ तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन हैं, सिमिलर हैं, जिनको मैं अपने टॉक में ही कवर करना चाहूँगी। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चंस रह गए तो मैं अलग से आंसर भी करूँगी। तो एक क्वेश्चन, एक जो कंसर्न ये होता है कि बेस्ट टाइम टू स्टार्ट UPSC प्रिपरेशन क्या है। तो बेस्ट टाइम फ्रेंड्स ये है कि अगर कोई बच्चा स्कूल में सोचता है कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हमें बहुत अर्ली तैयारी नहीं शुरू करनी चाहिए। इफ़ यू स्टार्ट टू अर्ली देन वी विल अल्टीमेटली लूज द मोटिवेशन टुवर्ड्स द एंड। मतलब जो कोर फेज आएगा उसमें हम अपना मोटिवेशन लूज कर जाएंगे। तो अगर आप 12th में हैं, 11th में हैं, 10th में हैं, तो आप NCERTs पढ़ सकते हो, आप सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इस तरीके से पढ़ सकते हो, और साथ ही साथ में आप अपनी जनरल नॉलेज, GK जो है जनरल स्टडीज़ में जो हेल्प करती है, उस पर आप जनरल स्टडीज़ के जो टॉपिक्स हैं उन सिलेबस को देख के आप उसमें ड्यूरिंग स्कूल आप कर सकते हो। अगर हम बात करें कॉलेज की, ग्रेजुएशन की, तो ग्रेजुएशन में ऑफकोर्स आप NCERTs तो पढ़ ही सकते हो, जनरल स्टडीज़ की तैयारी शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ में आप ऑप्शनल जो सब्जेक्ट, अगर तो वो आपका ग्रेजुएशन वाला ही है, तो आप डेफिनेटली उस टाइम में ही सिविल सर्विसेज की ओरिएंटेशन के साथ में आप ऑप्शनल की तैयारी भी शुरू कर सकते हो। और लेकिन एक बात ज़रूरी है कि हमें बेसिक से स्टार्ट करना है। तो जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो NCERT हो गई या सब्जेक्ट का जो बेसिस है, टॉपिक का बेसिस है, वो आप कब करोगे, वो आप ग्रेजुएशन के बाद करोगे या उसके साथ साथ करोगे,
ये ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन की, या आपकी जब पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद आप कर रहे हो, तो उसमें फ्रेंड्स फिर ये बात है कि आप कोई और पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर रहे हो या नहीं कर रहे, या उसके अलावा आपकी कोई और कमिटमेंट है, आप मैरिड हो, फैमिली लाइफ में बिजी हो, या कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या कोई और आप कोई कोर्स कर रहे हो। तो इन सब चीज़ों में रहते हुए आपके पास कितना टाइम है कि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर पाओ, ये सब चीज़ें भी फ्रेंड्स आपको देखनी पड़ेंगी और इसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि यूपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर यूपीएससी का सिलेबस होता है सिविल सर्विसेज का। उस सिलेबस में आप देखेंगे आपकी एज के हिसाब से और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड एज लिमिट होगी। एज लिमिट भी होगी, कितने साल तक आप दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप कितने अटेम्प्ट्स आपके पास हैं ये भी आपको पता लगेगा। तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो, एक मोटा मोटी माइंड में रफ एक आइडिया होना चाहिए कि आपको तैयारी कब शुरू करनी है, और आप तैयारी जब शुरू कर रहे हो तो आप कितना समय उसमें लगाओगे फ्रेंड्स, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है देखना। अब मैं बात करती हूँ कि थोड़ा सा हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। तो अगर हम बात करें, मैं सिंपल सी एक ये इस तरीके से कोशिश करती हूँ बताने की कि आपको एक साल, लगभग एक साल प्रीलिम से पहले, प्रीलिम से लगभग एक साल पहले आपको तैयारी शुरू करनी ही पड़ेगी, और मिनिमम है इतना तो। और उसके बाद जब प्री आपका हो जाता है तो प्री, मेंस एंड इंटरव्यू, उस पूरे प्रोसेस में भी लगभग एक साल लग जाता है। तो आप ये मान के चलो कि 2 साल तो आपको लगेंगे, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू क्लियर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। कई बार ये भी हो सकता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ना करो तो सेकेंड या थर्ड अटेम्प्ट भी देते हैं। सम एस्पिरेंट्स इवन क्लियर इन 4, 5, 6 अटेम्प्ट्स। अभी मैं 2022 के जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, उसमें मैंने देखा कि कोई एस्पिरेंट तो ऐसा था जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया, और कोई ऐसा था जिसने 5th अटेम्प्ट में किया, 6th अटेम्प्ट में किया। तो इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन आप कितना उसमें टाइम दे सकते हो, कितना देना चाहते हो, ये आपको थोड़ा सा माइंड में होना चाहिए। तो अगर हम फ्रेंड्स बात करें अगले साल, सपोज जून 2023 में अगर किसी ने प्रीलिम्स देना है, या मई में, मुझे पता नहीं क्या डेट आई है, लगभग मई या जून में होती है, तो अब से पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए सिंसियरली फॉर सिविल सर्विसेज जून 23 को ध्यान में रखते हुए। तो ये जो इनिशियल 5 से 6 महीने हैं, इसमें कंबाइंड स्टडी होनी चाहिए मेंस और प्रीलिम्स की। कंबाइंड स्टडी का क्या मतलब है कि आपका जो भी सब्जेक्ट है सिलेबस में, सिलेबस एक तो बहुत अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, और आपका जो भी सब्जेक्ट लिखा है सिलेबस में उसको आपको कंप्लीट करना है इन 5 से 6 महीनों में। उसके बाद फिर जो आएंगे 3 महीने लगभग, अगर हम दिसंबर से बांध ले, दिसंबर से फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो आप मेंस के ऊपर ध्यान दीजिए। और मेंस में क्या ध्यान देना है आपको? रिवीजन और आंसर राइटिंग। फोकस ऑन आंसर राइटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर जब हमारा प्रीलिम्स होगा तो लगभग 2 से 3 महीने हम टोटली प्रीलिम्स के ऊपर ही पढ़ेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स है टोटली ऑब्जेक्टिव और मेंस है एंटायरली सब्जेक्टिव, तो स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन हम फिर प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, और जब आप प्रीलिम्स दे दें उसके बाद में फिर आप नेक्स्ट स्टेज जो आएगा ऑफ कोर्स मेंस की तैयारी आप करोगे। तो ये लगभग 1 साल का हो गया कि पहले कंबाइंड स्टडी करनी है, फिर आपको मेंस का करना है 2 से 3 महीने, क्योंकि उसमें जो आपका बेस बिल्ड होना चाहिए, आपके नोट्स बने होने चाहिए, आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होनी चाहिए, और उसके बाद फिर आप प्रीलिम्स की तैयारी फुल फ्लैश करो। तो स्टेज वाइज फ्रेंड्स प्रिपरेशन मैं ब्रीफली डिस्कस करती हूँ। किसी ने बीच में एक अच्छा कोट लिखा, हारता वही है जो हार मान लेता है। बिल्कुल सही बात बोली कि हारता वही है जो हार मान लेता है। अगर हम हार नहीं माने तो हम कभी हारेंगे नहीं, है ना। तो अगर हम कभी हार ना माने तो कभी नहीं हारेंगे। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, हम लोग को हमारा जो आत्मविश्वास है वही हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स स्टेज वाइज प्रिपरेशन की। जो प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स है टोटली ऑब्जेक्टिव, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं।
CSET जिसको बोला जाता है, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स हैं, दोनों के ही मार्क्स 200 ईच हैं। और एक्सटेंसिव नॉलेज को ये जज करने का प्रयास करता है, जिसमें सब्जेक्ट 1 है जनरल स्टडीज़ और सब्जेक्ट 2 है एप्टीट्यूड टेस्ट। तो जनरल स्टडीज़ में आपको पता है कि क्या बहुत ही डिफरेंट डाइवर्स तरीके के उसमें टॉपिक्स हैं, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो बेसिकली आपकी लॉजिकल रीजनिंग, बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10 है। और इस प्रीलिम्स के लिए न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके करंट अफेयर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, उन पे ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर हम मेंस की बात करें तो फ्रेंड्स मेंस जो है टोटली सब्जेक्टिव है। इसमें बेसिकली 9 पेपर होते हैं, जिसमें 7 पेपर हैं जो कि जिनके मार्क्स जोड़े जाते हैं 215 to 7 आपकी टोटल स्कोर में, और जो 2 पेपर होते हैं इंग्लिश और एक वर्नैक्युलर लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसको जोड़ा नहीं जाता, उसको सिर्फ हम एक क्वालिफाइंग के रूप में मानते हैं। तो पेपर 1 है ऐसे, पेपर 2 है हिस्ट्री, हेरिटेज, ज्योग्राफी, पेपर 3 है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन, पेपर 4 है टेक्नोलॉजी, अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, पेपर 5 है एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, पेपर 6 और 7 होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट, और 8 और 9 होता है आपका जो लैंग्वेज का होगा। तो मेंस में सबसे इम्पोर्टेंट 3-4 बातें हैं। एक तो ये है कि आपके खुद के नोट्स अगर आप बना पाओ तो वो बहुत फ़ायदा करते हैं। तो खुद के नोट्स के बनाने का मतलब क्या है कि आप बाद में रिवाइज किस चीज़ से करोगे। तो रिवाइज जो है वो उसी बुक से या उसी स्टडी मटेरियल से, उसी नोट से कर सकते हो, या आप उनके कोई शॉर्टर वर्जन भी बना सकते हो। जैसे मैं अपनी स्ट्रेटेजी अगर शेयर करूँ तो मेरी जैसे कोई मैं स्टडी मटेरियल पढ़ती थी, कोई बुक पढ़ती थी, तो मैं उस बुक के चैप्टर के स्टार्टिंग में ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं उसके शॉर्ट नोट्स बना के, चिट्स बना के मैं स्टेपल कर देती थी, ताकि जब मैं रिवीजन करूं तो मेरे को पूरी बुक पढ़ने का समय नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं होगा, ना इतनी एनर्जी होती है कि बहुत चीज़ें आपको कवर अप करनी होती हैं। तो मैं उसी को ध्यान में रखती थी और उसी को रिवाइज करती थी। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रैटेजी भी कुछ इस तरीके से हो सकती है या कुछ अलग भी हो सकती है। तो मेकिंग योर नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ ही साथ में आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए रिपीटेड रिविजन्स, आप मॉक टेस्ट देना, प्रीवियस 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स को देखना, ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। तो प्रीवियस 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर, मॉक इंटरव्यू, मॉक टेस्ट अपीयर करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, फोकस करना, ऐसे के पेपर के लिए भी आपको तैयारी करना। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप मेंस की तैयारी अच्छे से कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू क्या है? इंटरव्यू आपका एक ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट है, जिसमें कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हो, आपका ओरिएंटेशन क्या है, आप किस मकसद से आना चाहते हो, और आप आके देश के लिए, समाज के लिए क्या करना चाहोगे। तो ये सब चीज़ें तो वो जानना चाहते ही हैं। साथ ही साथ में जो आपका CV है, वो जो आपका करिकुलम वाइटे, जो आपका रिज्यूमे है, उस जो आपने फॉर्म के साथ अपना डिटेल्स भरा है, उसको भी पूछते हैं कि आपका होम स्टेट क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, नेटिव स्टेट क्या है, सपोज आपके नाम का क्या मतलब है, आपकी जिस एरिया में एजुकेशन रही वो किस फील्ड में रही, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उससे रिलेटेड कोई नेशनली या इंटरनेशनली कुछ घटित हुआ हो वो पूछ सकते हैं, आपका फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, आपके वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछ सकते हैं, आपकी हॉबीज़ एंड एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट के बारे में पूछा जा सकता है। और ऐसा भी होता है कि कई बार वो दे ट्राई टू एंटर इनटू अ डिबेट और अ डिस्कशन, बट मेरी यहाँ पे सजेशन ये है कि डू नॉट एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट विद द इंटरव्यू बोर्ड। आप किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट में एंटर मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही सीजन्ड वेल एक्सपीरियंस लोग हैं डाइवर्स बैकग्राउंड से। तो अगर आपको किसी इशू का आंसर नहीं पता है, किसी चीज़ का आंसर नहीं पता है, तो डू नॉट ब्लफ। आप झूठ मूठ में कुछ भी स्टोरी को
अब करने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिए, उनको पता लग जाएगा। और सिर्फ आपको ध्यान में रखना है कि आपकी जो सोच है, जो मानसिकता है, जो ओरिएंटेशन है, उसी को वो जज करना चाह रहे हैं। तो अगर आपको किसी इशू का आंसर नहीं पता तो यू कैन पोलाइटली एडमिट दैट सर और मैडम, आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस इशू, बट आई विल डेफिनेटली अपडेट माई सेल्फ व्हेन आई मूव आउट ऑफ दिस इंटरव्यू। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि वी शुड नॉट एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट, डू नॉट ब्लफ, जस्ट बी नेचुरल और स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल, बी पोलाइट एंड फर्म। तो इसके लिए भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज अपीयर कर सकते हैं आप ग्रुप्स में, एज फ्रेंड्स कलेक्टिवली भी आप ग्रुप स्टडी कर सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों से आपको हेल्प मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स, कुछ ऐसी बातें जो क्वेश्चंस में भी पूछ रहे हैं, हाउ टू एक्सेप्ट फेलियर, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। तो फ्रेंड्स, एक तो बात ये है कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। सेल्फ डिसिप्लिन मीन्स कि आपकी खुद की कमिटमेंट अपने आप को, योर ओन कमिटमेंट टू योर ओन सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ ही साथ में योर इनर मोटिवेशन ड्राइव, कि आपको यहाँ पे क्यों आना है, सिविल सर्विसेज में क्यों आना है, ये ड्राइव आपको कॉन्स्टेंटली आपको मोटिवेट करती रहेगी आगे बढ़ने के लिए, और एक पॉजिटिव अप्रोच से आगे बढ़ना है। और टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि आप, जैसे मैंने बताया कि 12 महीने हैं, तो 12 महीने में शुरू से 5 से 6 महीने कंबाइंड स्टडी, फिर मेंस करना है, फिर उसके बाद प्रीलिम्स पे शिफ्ट कीजिए, देन अगेन मेंस एंड देन इंटरव्यू। तो ये जो टाइम फ्रेम है, इसको ब्रेक करना है अचीवेबल यूनिट्स में, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म तो ये हो गया कि 1 साल 2 साल, लेकिन उसमें मंथ वाइज हमें क्या करना है, मंथ वाइज क्या कवर करना है। आप जीएस कब पढ़ रहे हो, ऑप्शनल कब पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स कैसे पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे कर रहे हो, मैगजीन को कैसे कवर कर रहे हो। तो जो आपका मंथ वाइज भी टारगेट होना चाहिए, और मंथ वाइज के अलावा फिर आपका वीकली, डेली अगर पॉसिबल हो तो डेली टारगेट, कि मेरे को दिन में 14 से 15 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं इसमें जनरल स्टडीज़ में कितना टाइम लगाऊंगी, मैं ऑप्शनल में कितना टाइम लगाऊंगी, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगाना है, मैगजीन के लिए कितना टाइम लगाना है, रिवीजन कब करनी है। ठीक है, तो ये आपका जो शेड्यूल है ये क्लियर होना चाहिए। तो बी फोकस्ड एंड बी सेल्फिश इन योर टाइम, क्योंकि ये जो आप जो तैयारी कर रहे हो ये इजी नहीं है, और आपका जो कंपटीशन है वो कंपटीशन इंडिया में नेशनल लेवल पे कंपटीशन है। IIT, IIMs, इंजीनियरिंग, मेडिकल बैकग्राउंड एंड इवन स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, कॉमर्स से, आर्ट्स से, ह्यूमैनिटीज से, सब तरीके के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे अपीयर होते हैं और सिलेक्ट होते हैं। तो हमको ये ध्यान में रखना है कि ये जो टाइम हमें मिला है इसको हम बेस्ट यूटिलाइज करें। बी सेल्फिश, अगर कोई आपको ताना भी मारता है कि वो तो किसी से मिलता नहीं है, किसी से मिलती नहीं है, तो कोई उसमें बुरा मानने की बात नहीं है। यही लोग जो आपको आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जब आप एक ऑफिसर बनोगे, जब आप ऑफिसर बन के इनके एरिया में आओगे, तो यही लोग हैं जो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, और आपको भी मौका मिलेगा कि आप इन लोगों के लिए कुछ कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो हमें तैयारी के दौरान ध्यान में रखनी है। अब फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस जो कॉमन मुझे लग रहे हैं, मैं कुछ वो टॉक में ले लेती हूँ, फिर मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस में आऊँगी। किसी ने ये लिखा था कि हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी फॉर द एग्जामिनेशन। फ्रेंड्स, 10 से 12 घंटे कम से कम आपको पढ़ने हैं। मैं रिकमेंड करती हूँ 14 से 15 घंटे कम से कम 3 से 4 महीने जब आपको एग्जाम देना है। प्रीलिम सपोज आपका मई या जून में है, उससे पहले आपको 14, 15, 16 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे 2 से 3 महीने के लिए। सिमिलरली मेंस के लिए भी अप्लाई होता है। और इन रूटीन जब आपका वन ईयर का जो टाइम फ्रेम है, 2 ईयर का जो टाइम फ्रेम है, उसमें 10 से 12 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, चाहे आप कॉलेज के साथ करो या चाहे आप अपनी जॉब के साथ करो, वो आपके ऊपर है। लेकिन इससे कम में फिर सिलेक्शन नहीं होगा। और ये ज़रूर मैं बोलना चाहूँगी कि क्वालिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। ये नहीं कि आप किताब खोल के बैठे हुए और आपको समझ नहीं आ रही हो, जस्ट वाइलिंग अवे योर टाइम, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वालिटी इज़ मच मोर इम्पोर्टेंट देन द क्वांटिटी।
दो तीन एस्पिरेंट ने सवाल पूछा है, हाउ टू चूज ऑप्शनल, ऑप्शनल का चुनाव को कैसे चूज करें। तो फ्रेंड्स, ऑप्शनल जो है आपका सेम भी हो सकता है जो आपका ग्रेजुएशन में होगा, या कोई अलग भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शनल क्या वही रखना है जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, या आपको चेंज करना है। तो इसमें आपका इंटरेस्ट जो है, एकेडमिक इंटरेस्ट है, बैकग्राउंड है, वो चीज़ भी मैटर करती है। साथ ही साथ में अगर किसी ऑप्शनल का कोई कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट्स, जो जीएस में जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो भी वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप ले सकते हो। जैसे कि मेरे टाइम में 2 ऑप्शनल थे, तो मैंने कॉमर्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिया। कॉमर्स मैंने इसलिए लिया क्योंकि मैं कॉमर्स ग्रेजुएट थी, सीएस थी, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैंने इसलिए लिया कि मुझे लगा कि ये पब एड में पढ़ती हूँ अगर, तो एक तो मुझे सब्जेक्ट जब मैंने पढ़ा, मुझे टॉपिक सिलेबस काफ़ी अच्छा लगा। दूसरा मुझे ये भी लगा कि अगर मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे नौकरी में आगे बढ़ने के लिए भी इसमें जो कंसेप्ट हैं, जो चीज़ें हैं इस सब्जेक्ट में जो पढ़ाई जा रही हैं, वो मुझे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी आगे काम आएंगी। तो ये कारण था मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेने का। तो ये सब चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स यू कैन सी पास्ट 2 to 3 years क्वेश्चन पेपर, स्कोरिंग पैटर्न आप देख सकते हो, आपका इंटरेस्ट, एकेडमिक बैकग्राउंड, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ऑप्शनल का चुनाव कीजिए। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं मीडियम को लेके, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो फ्रेंड्स, जिस भी मीडियम में आपकी पढ़ाई हुई है, ऑफ कोर्स यू शुड नॉट चेंज। जैसे कुछ हिंदी मीडियम में पढ़े हुए बच्चे, उनको ये फीडबैक जो रहता है कि इंग्लिश मीडियम में ही सिलेक्शन होगा और हिंदी मीडियम में नहीं होगा, इस वजह से वो चेंज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, चेंज बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि फिर आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो वही आप मीडियम लो। और ऐसा नहीं है सिलेक्शन हिंदी मीडियम से भी होता है। ऑफ कोर्स ये बात ज़रूर मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि कोचिंग मटेरियल या स्टडी मटेरियल हिंदी मीडियम में थोड़ा कम अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश मीडियम, एंड इवन जो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन है वो कंपैरेटिवली कम है हिंदी मीडियम में। लेकिन सिर्फ इसी बात से कि सिलेक्शन कम है, आप अगर मीडियम ही चेंज कर दोगे तो शायद फिर आप सिलेक्ट ही ना हो पाओ। तो इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है। एक क्वेश्चन जो 3-4 फ्रेंड्स ने पूछा है यहाँ पे कि इस कोचिंग नेसेसरी, या कोचिंग का क्या रोल है। तो फ्रेंड्स, कोचिंग का देखिए, मैं ये बात बोलना चाहूँगी, इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच कि आप कैसे कंफर्टेबल फील करते हो। आप सेल्फ स्टडी में पढ़ना कंफर्टेबल फील करते हो, या कि आप ग्रुप स्टडी में पढ़ना, कोचिंग अटेंड करना। जैसे मैं कोचिंग में कंफर्टेबल फील नहीं करती थी, मैंने स्कूल तक कभी कोचिंग नहीं ली, कॉलेज में भी मैंने लिमिटेड, कॉलेज में भी ऑलमोस्ट नहीं ली, सीएस के टाइम में थोड़ी सी कोचिंग मैंने ली थी। तो अगर तो कोचिंग से आपको मदद मिलती है तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लेकिन ये भी देखना है कि कोचिंग आपके एरिया में अच्छी अवेलेबल हो और इसका बेनिफिशियल हो। ऐसा नहीं कि आपने कोचिंग ले ली और उसके बाद में आप वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, अच्छा नहीं पढ़ा रहे, तो ये भी चीज़ है। और कई बार ऐसे भी होता है कि स्मॉल टाउन के बच्चे, रूरल एरिया के बच्चे सिटीज़ में आते हैं, शहरों में आते हैं, तो उनका बच्चों का आने जाने का खर्चा, उनका रहने का सारा खर्चा है, रेंट देते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो आपको देखनी पड़ेगी। आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, क्या वो अलाउ कर रहा है, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि आप ये कर सकते हैं या नहीं। और साथ ही साथ में अभी एक कमेंट में भी किसी ने लिखा कि मैम ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल हैं। हाँ फ्रेंड्स, ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। हालांकि मैं कोई क्लास अपने लेवल पे रिकमेंड नहीं करती हूँ, तो आप थोड़ा सा सर्च कीजिए। ट्रायल क्लासेस भी देते हैं ऑनलाइन वाले, तो ऑनलाइन क्लासेस में ट्रायल क्लासेस भी होती है, तो उसमें देखिए कि अगर आप घर बैठ के ऑनलाइन के थ्रू अगर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छा माध्यम है, वो भी आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। किसी ने फ्रेंड्स 3-4 सवाल पूछे हैं कॉमन, अब मैं वो जल्दी वो मैं लेती हूँ। एक किसी ने पूछा है टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, और किसी ने लिखा है कि मैम जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करें, हाउ टू स्टडी एंड अलॉन्ग विद जॉब एंड हाउ टू मैनेज टाइम। फ्रेंड्स, बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि अगर आपकी जॉब बहुत डिमांडिंग है तो कहीं ना कहीं आपको बैलेंस आउट तो करना पड़ेगा, क्योंकि सिविल सर्विसेज ऐसा एक सब्जेक्ट एग्ज़ाम है जो कि 4-5 घंटे पढ़ के नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ जी हो जाएगा तो वो मैं झूठ बोलूँगी, तो इसलिए वो नहीं होगा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
और साथ ही साथ में ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अगर जॉब कर भी रहे हैं तो जब आपका एग्ज़ाम हो उससे 2-3 महीने पहले क्या आप सबैटिकल या कोई लीव ले सकते हैं। अगर वो प्रोविज़न आपकी संस्था में हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो उसको ज़रूर लीजिए। अगर कोई लीव लेने का प्रोविज़न हो, कोई सबैटिकल लेने का प्रोविज़न हो, तो उसको लेके आप जॉब के साथ कीजिए। सक्सेस के जो चांसेस हैं वो बहुत गुना बढ़ जाते हैं। ठीक है। किसी ने ये लिखा है, मैम बैकअप करियर प्लान कैसे होना चाहिए। फ्रेंड्स, बैकअप करियर प्लान वही हो कि जो आपका जो बर्निंग पर्पस है, जो डिज़ायर है, जो आपको लाइफ में करना है, उसको अगर आप एक्स के माध्यम से नहीं कर सकते हो तो वाई के माध्यम से करो। तो ये जो वाई है ये होना चाहिए आपका बैकअप प्लान। जैसे मेरा मोटिवेशन ये है कि मुझे देश के लिए, समाज के लिए करना है कुछ, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन था कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं। लेकिन मेरा बैकअप प्लान ये था कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज में नहीं होता तो मैंने इसीलिए एलएलबी में मैंने एडमिशन लिया, मैंने लॉ में इसलिए एडमिशन लिया कि मैं फिर प्राइवेट सेक्टर में जाती, कंसल्टेंसी में जाती और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करती है, CS LLB। और कुछ सालों में जब मैं स्टेबल हो जाती तो मैं एक अपना NGO एस्टैब्लिश करती, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करती, जिससे मैं लोगों के लिए, देश के लिए, समाज के लिए कुछ कर पाती। तो ये मेरा प्लान भी था। तो इसी तरीके से आप भी अपना प्लान भी ज़रूर बना सकते हैं। ये प्लान भी कई लोग बोलते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं मेरी स्टेटमेंट को कि अगर प्लान भी आप दिमाग में ज़्यादा रखोगे तो आपका प्लान ए कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। इवन दे से कि मेकिंग अ प्लान बी मेक्स योर प्लान ए वीकर। मैं बिल्कुल भी इस बात से एग्री नहीं करती फ्रेंड्स। और आपके माइंड में प्लान भी सिर्फ इसीलिए होना चाहिए कि बैकअप क्या है। ऐसा नहीं हो कि आपने 3 साल 4 साल लगा दिए और उसके बाद आपका क्लियर नहीं हो रहा, तो आपको समझ ही नहीं आ रहा, यू आर जस्ट आउट ऑफ आइडियाज़ कि क्या करें, तो उसमें आपकी डिमोटिवेशन और डिमोरलाइज आप फील करोगे, बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप प्लान भी अपना रखें, बैकअप प्लान रखें। अब फ्रेंड्स, मैं कुछ रैंडम क्वेश्चंस लेती हूँ। किसी ने पूछा है कि मैम आपने कौन सी कोचिंग की है। फ्रेंड्स, मैंने फुल फ्लेश तो कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज कोचिंग ली थी। और अब तो हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम सजेस्ट कीजिए। फ्रेंड्स, मैं नाम बिल्कुल नहीं सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप किस शहर में हैं। मैंने दिल्ली में रह के पढ़ाई करी, मुझे फैमिली का सपोर्ट था और मैं घर में रह के ही ज़्यादा पढ़ती थी। तो ये हो सकता है कि मेरी सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस आपसे अलग हों, तो इसलिए मैं जनरली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम नहीं सजेस्ट करती हूँ। ये आप अपने कलीग से पूछ के आपको पता लग जाएगा, है ना। किसी ने ये सवाल लिखा है, मैम विच वन इज़ बेटर टू गो अब्रॉड और बिकम IAS। तो फ्रेंड्स, ये तो आपका डिसीजन है कि आपको देश के बाहर जाके नौकरी करनी है, काम करना है, या आपको IAS ऑफिसर बनना है। मेरी इसमें बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वॉट एवर करियर प्रोफेशन यू चूज, वेदर यू स्टे इन इंडिया और यू गो अब्रॉड, ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स इंडिया। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, वी शुड टेक प्राइड इन बीइंग इंडियंस। और देश के लिए, समाज के लिए हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। वी ऑल शुड कॉन्ट्रीब्यूट, वी ऑल शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, एंड दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो हम यहाँ रहें या बाहर रहें, हालांकि हमारे जो टैलेंटेड, जो देश में टैलेंट है, इंडिया में रह के देश के लिए काम करे, तो मैं तो हमेशा उसी चीज़ को ज़्यादा प्रमोट करती हूँ। ऑप्शनल के बारे में मैंने बोल दिया है फ्रेंड्स। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, किसी ने ये पूछा है, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि 10 से 12 घंटे मिनिमम आपको पढ़ना होगा, और जब एग्ज़ाम्स पास में होते हैं तो 14, 15, 16 घंटे तक भी आपको पढ़ना पड़ेगा। मतलब कि आपको नींद का टाइम, थोड़ा रिलैक्सेशन का टाइम, आपको थोड़ा फ्रेशन अप होने का टाइम, खाना खाने का टाइम, जो चाहिए उस टाइम को छोड़ के जितना भी टाइम है वो आपको पढ़ाई में यूज़ करना है। ये बात आप मान के चलो। बी selfish about your time, be focused about your time, and that is the most important thing to be kept in mind by doing UPSC. What is the age of starting preparation? Friends, age देखिए, मैंने बात बोली आपको कि UPSC की जो वेबसाइट है उसमें जाके आपको सिलेबस मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगी,
जिसमें आपको अपनी कैटेगरी वाइज ये भी पता लग जाएगा कि आप कब तक दे सकते हो, किस एज तक दे सकते हो, और साथ ही साथ कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी शुरू करो। एंड देयर इज़ नो राइट एज फ्रेंड्स, कोई राइट एज नहीं है। कुछ एस्पिरेंट्स हैं जो स्कूल टाइम से तैयारी कर रहे हैं, कुछ हैं जो कॉलेज में शुरू करते हैं, कुछ हैं मेरे जैसे जिन्होंने कॉलेज के बाद शुरू किया है ना। तो देयर इज़ नो राइट एज एंड देयर इज़ नो राइट टाइम। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि जब आप शुरू कर रहे हो तब आपको पूरी शिद्दत से, पूरी लगन से इसमें मेहनत करनी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप तैयारी तो शुरू कर रहे हो लेकिन उसमें अपना 100% नहीं दे पा रहे हो तो डिफ़िकल्ट है सिलेक्शन होना। अभी एक इसी से रिलेटेड एक कमेंट आया, मैम कैन आई क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन 1 ईयर। फ्रेंड्स 1 ईयर में तो आप ये मान के चलो कि आपको 1 साल तो तैयारी के लिए चाहिए, लेकिन प्री मेंस एंड इंटरव्यू इस प्रोसेस में भी 1 साल लगेगा। तो 1 ईयर में अगर आपको करना है तो आप या तो ग्रेजुएशन के साथ ही स्टार्ट करो तैयारी, एंड इमीडिएटली आफ्टर ग्रेजुएशन देन यू अपीयर एंड देन यू क्लियर एवरीथिंग इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। हालांकि द परसेंटेज ऑफ एस्पिरेंट्स हु क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट आर नॉट टू हाई, लेकिन हाँ होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी कई एस्पिरेंट्स का होता है। तो ये तो आपकी कैपेबिलिटी, आपकी मेहनत, आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो, व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी, इन सब चीज़ों पे निर्भर करेगा। कोचिंग से रिलेटेड बहुत सवाल हैं, कोचिंग का फ्रेंड्स मैं नहीं यहाँ बोलना चाहूँगी। मैम हाउ टू इम्प्रूव आंसर राइटिंग एंड ऐसे प्रिपरेशन के बारे में पढ़ाएं। फ्रेंड्स आंसर राइटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मेंस ही जो है वो जो 250 × 7 सब्जेक्ट्स हैं उसी के जो टोटल है और उसमें जितना आपका स्कोर आएगा उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा और आपकी फाइनल रैंकिंग आएगी। तो मेंस में जो आप प्रीलिम्स में जो लिखोगे वो क्वालिफाइंग है, बट मेंस में जो मार्क्स आएंगे वो आपकी सिलेक्शन को डिटरमिन करते हैं। फिर आपकी रैंक, आपका कार्डर, सर्विस, वो सब चीज़ें जो हैं डिपेंड करती हैं उसके ऊपर, मेंस और इंटरव्यू के टोटल पे। तो मेंस के लिए आंसर राइटिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आपको हो सकता है कि कई चीज़ें पता हो लेकिन आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप उसको अच्छे से बता नहीं पा रहे हो कि इसको कैसे लिखना है। तो इसलिए आंसर राइटिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपको पता लगेगा कि ये क्वेश्चन सपोज 10 नंबर में आया तो इसमें ये 5 पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट मुझे डालने हैं, और अगर उसमें मैं मिस करती हूँ तो वो शायद उसमें कंप्लीट स्कोर नहीं मिलेगा या स्कोर कम मिलेगा। तो ये तो जो चीज़ें आएंगी ना ये आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, ये आपको फर्स्ट टाइम में नहीं पता लगेगा। दीज ऑल थिंग्स विल कम टू यू वंस यू आर प्रैक्टिसिंग। इसीलिए मैंने 2 बातें बोली, रिपीटेड रिविजन एंड आंसर राइटिंग। These 2 are most important for getting your marks good in मेंस एग्जामिनेशन। आप प्रीवियस 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हो, आप कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो, या मार्केट में तो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, फिजिकल टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। तो ये आपका प्रैक्टिस, लिखना, इवैल्यूएशन, सेल्फ इवैल्यूएशन बाय अदर्स, उनके दूसरे टीचर्स से आपका सजेशन मिलना, आपके फ्रेंड्स जो हैं साथ में तैयारी कर रहे हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं ना इन सबको मेंस के लिए ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। एक क्वेश्चन आया जिसमें कि मैम हाउ टू यूज सोशल मीडिया। फ्रेंड्स सोशल मीडिया आप उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपको तैयारी में हेल्प कर रहा है। मैंने देखा है कि कई एस्पिरेंट्स, मैं किसी को डिसग्रेस नहीं कर रही या मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन वो पढ़ रहे हैं और रोज़ अपनी बुक्स की फ़ोटो डाल रहे हैं या वो लिख रहे हैं। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिलती है कि आप तैयारी कर रहे हो और आप सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हो, लेकिन आप अननेसेसरी टाइम मत उसके अंदर वेस्ट कीजिए। आप उतना ही टाइम लगाओ सोशल मीडिया पे, वही यूट्यूब चैनल देखो, वही इंस्टाग्राम अकाउंट देखो, वही ऑनलाइन पोर्टल्स देखो जिससे आपको तैयारी में मदद मिलती हो। जिससे आपको तैयारी में मदद ना मिलती हो और आपको डिस्ट्रैक्शन झेलना पड़ रहा हो, आपका माइंड डाइवर्ट होता हो, उन सबको प्लीज़ फॉलो मत कीजिए, ना ही देखिए कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज यू विल एंड अप फीलिंग डीमोटिवेटेड। ठीक है, तो उनको अवॉइड कीजिए। यूज सोशल मीडिया टू योर एडवांटेज विच विल हेल्प यू, विच विल बेनिफिट यू इन योर प्रिपरेशन। मैम हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। फ्रेंड्स वही मैंने बात बोली कि आपको
फोकस रहते हुए आपको तैयारी करनी है, और आपका जो स्टडी का टाइम है उसके लिए सेल्फिश रहना है। डिस्ट्रैक्शन हर घर में होती है। मेरे भी टाइम में जब मैं तैयारी करती थी, मेरे घर में रिलेटिव्स आते थे, मैं नहीं मिलती थी त्योहारों में, फेस्टिवल्स में, सोशल ओकेजन्स थे, कज़न्स की वेडिंग्स हुई, मैं नहीं जा पाई, तो मुझे ताना मिलता था कि ये बच्ची, मेरे इनफैक्ट पेरेंट्स को बोलते थे कि ये अपनी बेटियों, मेरी एक बड़ी सिस्टर भी है, तो मुझे फादर को बोला जाता था कि अब इनकी ग्रेजुएशन हो गई है, तो वो उस टाइम में मेरी सिस्टर सीए कर रही थी, तो इनकी शादी क्यों नहीं कर देते, इनको अच्छी सेटल हो जाएंगी फैमिली लाइफ में, क्योंकि वो टिपिकल एक बिजनेस क्लास फैमिली की मेंटालिटी जो थी, तो मैं बात कर रही हूँ 2004-5 की। तो लेकिन मेरे फादर हमेशा ये बोलते थे कि एजुकेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमें, लड़की हो या लड़का हो, सबको हमें देना चाहिए, और मैं अपने बच्चों को ये गिफ्ट दूंगा, उसके बाद इनको लाइफ में जो आगे करना है वो ये डिसाइड करें। तो जब मेरे पेरेंट्स, जब पापा इतना सपोर्ट करते थे, तो हमें भी अंदर से एक फीलिंग आती थी, एक मोटिवेशन मिलता था कि हमें उनका जो हमारे ऊपर विश्वास है, जो ट्रस्ट है, उस पे खरा उतरना है, उनको प्राउड करना है। तो जब मेरा सिलेक्शन हुआ, तो उन्हीं रिलेटिव्स के जो क्रिटिसाइज करते थे, उन्हीं का फ़ोन आया मेरे पेरेंट्स को कंग्रेचुलेट करते हुए कि हमें तो पता ही था कि बच्ची का सिलेक्शन होगा। तो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं फ्रेंड्स, जो क्रिटिसिज्म हैं, जो आपकी जो चीज़ें हैं जो आपकी सोसाइटी में, आपकी इर्द गिर्द में नेगेटिव हैं, नेगेटिव रोल प्ले करती हैं, वो सबकी लाइफ में आएंगी। और सिलेक्शन ही नहीं, ये ज़िंदगी में आज भी मेरे पास हैं। आज भी मैं ये लाइव सेशन कर रही हूँ, मुझे इतना पता है कि कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर होगा जो ये बोलेगा कि क्या मैडम, क्या अपने ऑफिस के टाइम में ये सेशन कर रही हैं या ऑफिस के बाद ये सेशन कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, क्या ज़रूरत है करने की, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तो हैं, स्टूडेंट्स वहाँ से गाइडेंस लें। हालांकि मेरी कोशिश ये रहती है कि मेरे पास जितना भी समय निकल पाता है मेरा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस आउट करते हुए, वो मैं अपने देश की युवाओं के लिए समर्पित करूं, आप लोगों को गाइड करने के लिए जितना मैं कर सकती हूं अपना प्रयास करूं। तो ये सब चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन है, लाइफ में नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, लाइफ में ऐसी चीज़ें जो कि लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, वो प्रिपरेशन के दौरान भी होंगे, वो आपके सिलेक्शन के बाद भी आएंगे, वो आप जब नौकरी करोगे, चाहे सिविल सर्विसेज ही नहीं, किसी भी फील्ड में चले जाओ, चाहे आप एजुकेशन फील्ड में जाओ, चाहे आप स्पोर्ट्स में जाओ, किसी ना किसी रूप में वो हमेशा रहेगी। तो लेकिन असली फाइटर वो है जो उनकी परवाह ना करते हुए वो आगे बढ़ता रहे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहे, वो ही इंसान सक्सेसफुल होता है। और आपका मन, आपका खुद पे जो आत्मविश्वास है, आपका फेथ इन योर ओन सेल्फ, योर सेल्फ बिलीव, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, विच विल हेल्प इन सेलिंग यू थ्रू ऑल योर डिफिकल्ट टाइम्स। आपका सेल्फ बिलीव, आपका जो मैं बोलती हूँ 3 C's, करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी। करेज इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है, वो एक करेज कि मुझे कुछ नया करना है। कंसिस्टेंसी क्यों चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपका सिलेक्शन ना हो, फर्स्ट टाइम में आप वो चीज़ ना पा पाएँ, तो आपको दोबारा तिबारा भी करनी पड़ सकती है। और कन्विक्शन, कंसिस्टेंसी, और कंसिस्टेंसी आपको मेहनत को जारी रखना है। तो करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी, दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मूव इन लाइफ। नाउ फ्रेंड्स, ऑलरेडी 6 बज गए हैं। लास्ट 2 से 3 क्वेश्चन मैं लूंगी क्योंकि सेशन का ऑलरेडी 50 मिनट्स हो चुका है। किसी ने पूछा मैम आपने कितने ईयर तैयारी की IAS बनने के लिए? फ्रेंड्स, मेरे को लगभग 3 साल लगे। मेरा एक अटेम्प्ट जब मैंने दिया 2006 में, उससे 1 साल पहले मैंने तैयारी शुरू करी, और 2005-2006 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, फिर 2007 में मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया। तो इस तरीके से मेरे लगभग 3 साल मैंने तैयारी करी, और मेरा सिलेक्शन जो हुआ UPSC में, मेरा 3rd ईयर में सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ। लेकिन हाँ, इन प्रिपरेशन के टाइम के दौरान मैं लॉ भी कर रही थी, LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रही थी, जो कि एक रेगुलर कोर्स था, और साथ ही साथ में मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी एज कंपनी सेक्रेटरी। तो ये तीनों चीज़ें पैरेलल मेरी लाइफ में चल रही थी, जिसने मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेट भी किया। स्ट्रगलिंग फेज था, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि नहीं सोची थी और अनएक्सपेक्टेड आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी तैयारी पे फोकस रखते हुए
मैंने उसमें आगे बढ़ा। एक सवाल काफ़ी अच्छा यहाँ पे आया था मेंटल हेल्थ के बारे में। तो फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ एक ऐसा इशू है जो अगर हम देखें अपने कंट्री की बात करें, स्पेशली कोविड 19 के दौरान हमने देखा कि कितने सारे स्टूडेंट्स, सिर्फ यूपीएससी ही नहीं, बाकी सारे स्ट्रीम्स के भी स्कूल में, कॉलेजेस में बच्चे मेंटल हेल्थ के इश्यूज से जूझ रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे हमेशा ध्यान रखना है। आपको फिजिकली फिट, ये नहीं कि आपको जिम ही ज्वाइन करना है, ऐसा कुछ भी जिससे आपको खुशी मिलती हो। आप चाहे वॉक करो, एरोबिक्स करो, जुम्बा करो, या म्यूजिक को लिसन करो, टीवी देखो, बुक्स रीड करो, कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे आपको मेंटली अच्छा लगता है, ये आपकी एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए लाइफ में। और वो सिर्फ सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए ज़रूरी नहीं है, वो आपको लाइफ में आगे भी, जब आप करियर में आगे बढ़ोगे, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान दें, और उस पर ध्यान देते हुए हम लाइफ में आगे बढ़ें। और यही जो आपकी हॉबी होगी, यही आपको एक तरीके से जो आपके डिफिकल्ट टाइम है उसके अंदर आपको मोटिवेट करती रहेगी कि आप लाइफ में आगे बढ़ो। फ्रेंड्स, आई थिंक मैं अब और सवाल नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि कुछ रिपीटेड आ रहे हैं, कोचिंग से रिलेटेड हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, एग्ज़ाम प्रेशर कैसे हैंडल करें इसके ऊपर है, कितना टाइम पढ़ना चाहिए। मैम एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बताएं। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी बुक 6th to 12th हमें पढ़नी पड़ेगी और पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी में जितने एटलीस्ट हमारे जो जीएस में जो टॉपिक्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब के ऊपर हमें जो है एनसीईआरटी बुक्स पढ़नी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। सेल्फ स्टडी, कोचिंग, मीडियम, ऑप्शनल, टाइम टेबल। तो काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रेंड्स आ रहे हैं। अब आई थिंक मैं यहीं पे क्वेश्चंस लेना एंड करूँगी। टुवर्ड्स द एंड मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी फील्ड चूज़ करो, तो अपने ऊपर आपको विश्वास रखना है। यू हैव टू हैव फेथ इन योर ओन कैपेबिलिटीज़, इन योर ओन स्ट्रेंथ। और अगर आपकी इच्छा के साथ, आप अपनी पूरी शक्ति के साथ आप मेहनत करते हो, तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और ऐसा भी एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपको एक्स में सफलता ना मिले, लेकिन ज़िंदगी कोई ना कोई और दूसरा मौका ज़रूर देगी, कोई ना कोई और दूसरी अपॉर्चुनिटी ज़रूर देगी। तो उसको हमें ग्रैब करना है, उसको लेना है और लाइफ में आगे बढ़ना है। खुश रह के आपको आगे बढ़ते आना है। और यही जो हमने, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कोट्स हो जो कि यूथ को बहुत मोटिवेट करती हैं, या स्वामी विवेकानंदा जी के जो कोट्स हैं जो कि सबने सुने हैं कि अराइज, अवेक एंड वर्क अंटिल द गोल इज अचीव्ड। जब तक आपकी मंजिल ना प्राप्त हो, आपको काम करते रहना है, आपको चलते जाना है। और ये भी हमने सुना है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। तो फ्रेंड्स, ये सब जो बातें हैं, ये मोटिवेशनल लाइंस आप बहुत सुनते आए हो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि आपका जो माइंड फ्रेम है, जो आपका जो माइंडसेट है, उसमें जो मैंने सबसे पहले जो बात बोली कि आपका बर्निंग एम क्या है लाइफ में, वो क्लियर होना चाहिए। और उस बर्निंग एम, उस पर्पस से ही आप जीवन में उसमें आगे बढ़ते रहो। एंड करूँगी मैं अपनी टॉक एक कोट से जो मैंने आज सुबह ट्वीट भी किया कि आए हो निभाने जब कोई किरदार ज़मीन पर, आए हो निभाने जब कोई किरदार ज़मीन पर, तो ऐसा कुछ कर लो कि ज़माना आपकी मिसाल दे, ऐसा कुछ कर लो कि ज़माना आपकी मिसाल दे। तो जीवन में ऐसा हम कुछ करें कि हमारे आसपास के लोग, हमारी सोसाइटी के, हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के लोग भी मिसाल दें
कि वो व्यक्ति हमारे साथ पढ़ता था या हम उनको जानते हैं, वो देश के लिए, समाज के लिए इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको आपके बारे में डिस्कस करते हुए अच्छा लगे। यही सब चीज़ें हैं जो हमें खुशी देती हैं। हम एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे का सपोर्ट करें। किसी ने अभी एक कमेंट लिखा, मैम यू हैव रीच द टॉप ऑफ लाइफ। फ्रेंड्स, मैं ये बिल्कुल नहीं मानती कि मैं टॉप ऑफ लाइफ पहुंच गई हूँ। अभी तो बहुत चीज़ें देखनी मुझे भी बाकी है। मेरा सिविल सर्विसेज में हालांकि 14 साल हो गए, उससे पहले 3 साल मैंने प्राइवेट सेक्टर में काम किया, तो लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मुझे बहुत कुछ है जो ज़िंदगी ने सिखाया, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ देखना बाकी है। अभी बच्चे भी हैं, आई हैव 2 किड्स, उनको भी बड़ा करना है, उनको अच्छे संस्कार देने हैं। उसके साथ साथ समाज में जो भी मेरी पोस्टिंग रहती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि देश के लिए, समाज के लिए कुछ करूं। और आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप जो भी करियर प्रोफेशन चूज़ करो, बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड ट्राई एंड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस सेशन में आज जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। नमस्कार।